दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में लोहे की पुल रेल इंजन की चोरी के बाद अब मोबाइल टावर को चोर उड़ा ले गए हैं। जब पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के सब्जी बाग में यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां घर की छत पर लगे मोबाइल टावर की दिन दहाड़े चोरी कर ली गई है। ये टावर 2006 में लगाया गया था। मोबाइल टावर चोरी की वारदात को खुलेआम अंजाम दिया गया है। जहां से जिसके घर से चोरी हुआ है उसे बताकर किया गया है। जी हाँ, बस फर्क इतना था कि जहां से चोरी हो रही थी वहां घर मालिक को ये पता तक नहीं चला कि उसके घर की से उनकी आंखों के सामने चोरी हो रही है। दरअसल चोरों ने खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया था, जहां उन्होंने घर मालिक को बताया है कि वे उस कंपनी की तरफ से आए हुए हैं जिसने आपके घर पर ये मोबाइल टावर लगाया है। जहां उन्होंने मालिक को बताया है कि लगातार हो रहे घाटे के बाद कंपनी ने मोबाइल टावर को हटाने का निर्णय लिया है और इसके लिए उन्हें भेजा गया है। चोरी करने वाले चोरों ने भी खुद को जीटीएल कंपनी का ही मुलाजिम बताकर के कांड को अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के प्रत्येक जिले में यानी कि बिहार के हर एक जिले में एक शिक्षा भवन बनेगा। यह सरकार का उद्देश्य एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग का संचालन करना है। यह 4 जिलों में इसके लिए राशि भी जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए सीतामढ़ी, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर और औरंगाबाद जिला में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए 2295 लाख रुपए की राशि जारी करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही बिहार के अन्य 17 जिलों जैसे पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, रोहतास, शेखपुरा, नवादा, खगड़िया, किशनगंज में भी शिक्षा विभाग बनाने के लिए प्रकालीन तैयार करवा करके लोक वित्त समिति भेजा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से बंगाल जाना आसान होने वाला है क्योंकि परिवहन विभाग पटना, पूर्णिया समेत कई जिलों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों के लिए बसों का संचालन करेगी। इसको लेकर के परिवहन विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों के लिए नई बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा वाहन मालिकों से इस रूट पर बस संचालन यानी कि बस चलाने को लेकर के 27 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बस मालिकों को बिहार और पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों के बीच बस सेवा शुरू करने का परमिट जारी किया जाएगा। इसके बाद इस रूट पर बस सेवा का परिचालन शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 20 जिलों में कोहरे को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को ठंड और फिर कोहरे से बचने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार पूरे बिहार में उत्तर पश्चिम की तरफ से 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही है, जिसके कारण लोगों को कनकनी और फिर ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। आपको बता दूं कि रात के समय पारा कम होने से लोगों को कनकनी ज़्यादा महसूस होगा। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड में थोड़ी सी राहत मिलेगी। वहीं पटना, भागलपुर, गया, पूर्णिया, बांका, मोतिहारी समेत 20 जिलों में घने कोहरे दिखाई देंगे। अगर बात पिछले 24 घंटे की करें तो फिर इस दौरान बांका सबसे ठंडा जिला रहा। बांका में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गया जिला दूसरे नंबर पर रहा। गया में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बच्चों का मैथ देश के अन्य राज्यों के बच्चों के मुकाबले सबसे बेहतर है। इसका खुलासा एक रिपोर्ट के द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, बिहार के बच्चों का मैथ ज्ञान राष्ट्रीय औसत से भी 8.4% अधिक पाया गया है। खबर के अनुसार बुधवार को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन अजय परामिल ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार के सरकारी या फिर निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का गणित में ज्ञान राष्ट्रीय औसत से 8.4% अधिक है। रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रीय औसत 2022 में गणित का ज्ञान 21.6% है, जबकि बिहार के बच्चों का गणित ज्ञान 30% है। वहीं पश्चिम बंगाल के बच्चों का गणित ज्ञान 26.9%, उत्तर प्रदेश में 26.1% और झारखंड में
आंकड़ा 20.8% है। इतना ही नहीं, बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों का गणित ज्ञान प्राइवेट स्कूलों से बेहतर पाया गया है। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि बिहार के 71% बच्चे कक्षा 1 से 8 तक में निजी ट्यूशन लेते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 74% बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। वहीं राजस्थान में सबसे कम 4% बच्चे मात्र ट्यूशन पढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट के बाद गोपालगंज में जल्द एक विमान सेवा शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट को चालू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल गोपालगंज जिला में स्थित सबैया एयरपोर्ट केंद्र सरकार की उड़ान योजना की सूची में है। जी हां, अब एयरपोर्ट को शुरू करने की दिशा में तेजी से काम बढ़ाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट को जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए तेजी से सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद एयरपोर्ट की जमीन की बाउंड्री कराई जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विश्व स्तरीय रनवे तैयार किया जाएगा। इस संबंध में जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि सबैया एयरपोर्ट लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में भोजपुरी को इनरिच करने के उद्देश्य से सारेगामा हम भोजपुरी नाइट की लॉन्चिंग की गई, जिसमें सारेगामा के एमडी विक्रम मेहरा मौजूद रहे और इसकी लॉन्चिंग भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने की है। इस मौके पर भोजपुरी की दिग्गज एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और गायक अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ कल्लू भी मौजूद रहे। सारेगामा हम भोजपुरी नाइट के लॉन्चिंग के उद्देश्य पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम मेहरा ने बताया है कि आज यूट्यूब में टॉप 10 ट्रेंडिंग गानों में भोजपुरी के कई गाने रहते हैं, लेकिन आज भी बिहार और यूपी के बाहर अन्य प्रदेशों में पब में, डिस्को में, पार्टी फंक्शन में हिंदी और पंजाबी गाने बजते हैं, जबकि भोजपुरी गानों में जो बीट होती है वह किसी को भी थिरकने पर मजबूर कर देती है। इसमें काफ़ी एनर्जी होती है। वहीं इस मौके पर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि हमारी भाषा भोजपुरी बहुत ही बेजोर भाषा है और सब मिलाकर के काम करें तो फिर इसकी और उन्नति होगी। उन्होंने कहा है कि सारेगामा हम भोजपुरी नाइट का उद्देश्य है कि हम जो युवा बिहार से बाहर रह रहे हैं वह किसी पार्टी फंक्शन में अपने भोजपुरी गाने को भी बजाने की डिमांड करें। भोजपुरी में अब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग विदेशों में भी हो रही है। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी में जहां लोग अश्लील की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी भोजपुरी भाषा को गंदा बोलना बंद करना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कवायद कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि बीएसआर के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खम्मम जिले में बुधवार को विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं के साथ महारैली का आयोजन किया। हालांकि इस रैली में ना तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखे और न ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। जब विपक्ष की रैली में न्योता नहीं मिलने की अटकलों के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं किसी और काम में व्यस्त था और मुझे केसीआर की रैली के बारे में पता भी नहीं था। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों को रैली में आमंत्रित किया गया था वे वहां गए होंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, भाकपा महासचिव डी राजा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। जहाँ इस रैली में बिहार के सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद विपक्ष की एकजुटता को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार आज भोजपुर पहुंचे हुए, इससे पहले कल बक्सर गए थे। आप बताया जा रहा है कि इनके काफिले को लेकर के एक ट्रेन को आधे घंटे तक आउटर पर रोक दिया गया था। जब वही किसानों के आंदोलन का मुद्दा भी गहराया हुआ है। इन दोनों मुद्दे को लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की तरफ से सवाल किया जा रहा है। जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, इस मामले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो करना है जाकर के करें, जहां मन करे वहां पर धरना पर बैठें। इन लोगों को कुछ पता भी है, हम जहां भी जा रहे हैं लोगों का हमें अच्छा प्रदर्शन मिल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के नेतृत्व में आज बीजेपी की टीम
पटना के जेपी गोलंबर चौक पर मौन धरना दे रहे हैं। ये लोग बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरना दे रहे हैं। इन धरना में अश्विनी चौबे के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई नेता भी शामिल हुए। जेपी गोलंबर पर मौन धरना पर बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रामचरितमानस का पाठ करके बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर निशाना साधा है। मौन धरना पर बैठने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि बक्सर में किसानों को न्याय दिलाना है। यह बिहार सरकार किसानों का दमन करवाना चाहती है। मुआवजे मांगने पर रात में घर में घुस करके एवं बच्चों के साथ मारपीट करती है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घबराए हुए हैं। दरभंगा एम्स के कार्य को उन्होंने बंद करा दिया ताकि प्रधानमंत्री दरभंगा आकर के इसका शिलान्यास ना कर सके। सीएम नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए कि बिहार को फिर से जंगल राज में पहुंचा दिए हैं। विशेष राज्य के दर्जा नीतीश कुमार फिर से मांग रहे हैं, पर केंद्र सरकार ने जो पैसा बिहार को दिया उसे वे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में किसानों के हिस्से के खाद की कालाबाजारी यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। दोस्तों, रामचरितमानस को लेकर के बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इन सब के बीच आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा करके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के बयान का समर्थन किया गया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर के माध्यम से रामचरितमानस के विभिन्न श्लोक का वर्णन किया गया है। शिक्षा मंत्री के बयान को सही बताया गया है। बीजेपी पर दलित पिछड़े अति पिछड़ा का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के बाहर दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। जी हां, आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा गया है कि 85% हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? क्या भाजपा को 85% हिंदुओं यानी कि दलित अति पिछड़ा का अपमान मंजूर है? इस पोस्टर से तो ये साफ हो गया है कि आरजेडी अपने बयानों पर टिकी हुई है। जहां एक तरफ पूरा देश शिक्षा मंत्री के खिलाफ हो गया है तो उन्हें पद से हटाने तक की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में बिहार में बवाल होना तो तय माना जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि किसी धर्म पर विवाद नहीं करना चाहिए, साथ ही उन्होंने मंत्री को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की सलाह भी दी थी। जहां उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को लेकर के कोई विवाद नहीं है, हम लोग सब धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो लोग जिस भी धर्म को मानते हैं, हम उन लोगों के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को समाधान यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। इस दौरान इसको लेकर के बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर गुरुवार को मीडिया ने नीतीश कुमार से सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा है कि कहां किसको रोका गया, कौन सी ट्रेन रोकी गई, हमको इसके बारे में नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस मुद्दे को लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि किसके आदेश पर सीएम नीतीश कुमार के लिए ट्रेन रोकी गई, इस मामले का भारत सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जब पूर्णिया के दमदहा क्षेत्र में उधारी के पैसे मांगने के विवाद में 17 वर्षीय युवती की पीट करके हत्या कर दी गई। यह घटना दमदहा अनुमंडल के बरहरा कोठी थाना क्षेत्र के ढारी पंचायत के वार्ड नंबर 7 की है। बताया जाता है कि बुधवार दोपहर मुरली मंडल की 17 वर्षीय बेटी इंटरमीडिएट की छात्रा गुंजा कुमारी पढ़ के घर वापस लौट रही थी। इसी बीच मुरली मंडल से 40,000 उधारे लेकर के प्रभु मंडल से विवाद हो गया और फिर लड़की को खींच करके अपने घर के करीब ले गया, जहां पर सभी पूरे परिवार ने मिलकर के उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिससे उसकी जान चली गई, यानी कि उनकी मौत हो गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने के फैसले में सीएम नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। दरअसल नीतीश कुमार के इस फैसले के खिलाफ हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां उसने कोर्ट से जातिगत जनगणना कराने के निर्णय के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर को मुख्य याचिका के साथ नत्थी करने की इजाजत दी। एडवोकेट मुदिन कॉल के जरिए दायर की गई याचिका में हिंदू सेना ने कहा है कि नीतीश कुमार सरकार जातिगत जनगणना करा करके भारत की अखंडता और फिर एकता को तोड़ना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट अब 20 जनवरी को यानी कि आज इस मामले की सुनवाई करेगा।
राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने पिछले साल 6 जून को जातिगत जनगणना कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इससे पहले जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन मूल भावना के खिलाफ है और मूल ढांचे का उल्लंघन है, लिहाजा अधिसूचना को ही रद्द करने की गुहार सबसे बड़ी अदालत से लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि क्या भारत का संविधान राज्य सरकार को जातिगत आधार पर जनगणना कराने का अधिकार देता है? क्या 6 जून को बिहार सरकार की उप सचिव की ओर से जारी अधिसूचना जनगणना कानून 1948 के खिलाफ है? दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से समाधान यात्रा शुरू किया है तब से लगातार उन्हें आरजेडी के साथ भाजपा की कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां राजद नेता शिवानंद तिवारी ने यात्रा को लेकर के कहा था कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को वही दिखता है जो प्रशासन के अधिकारी दिखाते हैं। वहीं आरजेडी के दूसरे नेता भी कहा था कि नीतीश कुमार का हर बार यात्रा पर निकलना बताता है कि उनका काम अभी तक अधूरा है। वहीं अब इस मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने समाधान यात्रा के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा को पिकनिक करार दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जनता की कमाई से अपनी पिकनिक मनाना तत्काल बंद करें। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आज सीएम नीतीश कुमार भोजपुर जा रहे हैं, साथ में जिले के प्रभारी मंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि जिसे वे समाधान यात्रा बता रहे हैं उसकी उपलब्धि क्या रही है, क्योंकि इससे जनता का कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है, अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हर दिन की यात्रा पर 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं जो जनता की गाड़ी कमाई से किए जाते हैं। नीतीश कुमार को अपनी इस यात्रा को लेकर के क्या उपलब्धि रही है और कितना खर्च हुआ है, इसको लेकर के श्वेत पत्र जारी करें। दोस्तों, बात करते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद अब बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। कैमूर में अब दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, जिसके लिए कैमूर के वन जीव अभयारण्य में पहली बार सहकारी मांसाहारी पशुओं की साइंटिफिक व्यवस्था से गणना की जाएगी, जो लगभग 20 जनवरी से शुरू की जाएगी। यह गणना 4 महीने में पूरी हो जाएगी, जिसे भारतीय वनीय संस्थान के सहयोग से बिहार सरकार करवा रही है। पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गणना होती आई है, लेकिन कैमूर में पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं कि रामचरितमानस पर जहर उगलने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री को उनकी सरकार में ही शामिल पार्टी जदयू के नेता एमएलसी ने चिरकुट बता दिया है। जदयू विधायक ने कहा है कि हमारी सहनशीलता को वे मजबूरी नहीं समझे। यही बात उन्होंने किसी दूसरे धर्म के लिए कही होती तो फिर उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाता। जदयू एमएलए संजीव कुमार सिंह ने कहा है कि वे हमारे आस्था को बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं, इससे उनकी वाहवाही नहीं हो रही है। इस बात से वे समझे और फिर चुपचाप माफी मांग ले। परबत्ता से विधायक संजीव कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने अपने ही धर्म के बारे में बोल करके एकदम चिरकुट वाला काम किया है। उनके बयान से हिंदू धर्म के लोग भी दुखी हैं। उन्होंने जो बयान दिया है उससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। जहां जदयू विधायक संजीव कुमार सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म की बुराई बर्दाश्त के बाहर है, जहां किसी भी हाल में उनका अपमान नहीं सहेंगे। उन्होंने जो बयान दिया है उससे यह साबित होता है कि उन्हें हिंदुत्व में विश्वास नहीं है। अगर वे रामचरितमानस को नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें दूसरे धर्म इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। इसके साथ ही प्रवक्ता विधायक ने यह भी कहा है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है। उन्हें टैबलेट देकर के इलाज कराने की जगह पर इलाज कराने की जरूरत है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जहां रोज लूट और हत्या की खबरें सुनने को मिल रही थी, वहीं अब यहां के यानी कि वैशाली जिले से सुकून देने वाली और पुलिस की जाबाजी वाली खबर सामने आई है। यहां 2 जाबाज महिला कांस्टेबल ने अपनी हिम्मत का उदाहरण पेश करके एक बैंक को लूटने से बचा लिया। जब बिहार के वैशाली के पुलिस अधीक्षक अब इन दोनों महिला कांस्टेबल की जाबाजी से खुश होकर के पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के सेंदुआरी चौक में स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में बुधवार को महिला कांस्टेबल शांति कुमारी और जूही कुमारी अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। बैंक में सारे काम चल रहे थे। इसी बीच 4 बदमाश बैंक पर आ पहुंचे। इनमें से मास्क लगाए 2 बदमाश बैंक के अंदर जाने लगे। इस पर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों ने मास्क उतारने और फिर पासबुक दिखाने को कहा। सिपाहियों की इस मांग पर बदमाश भड़क गए और पिस्तौल निकाल करके तान दिया। जब महिला सिपाही भी अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उनसे भिड़ गई। बदमाशों ने इन सिपाहियों से हथियार छीनने की भी कोशिश की, लेकिन जिसमें महिला सिपाहियों को हल्की चोट भी आई। दोनों महिला सिपाही जब फायरिंग की पोजीशन में आई तो फिर बदमाश भाग खड़े हुए। इस दौरान बदमाश अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ गए।
जहां घटना की जानकारी मिलते ही वैशाली के पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जाबाज महिला सिपाहियों को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि सम्मान किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कल पटना में भाजपा बक्सर के किसानों के मुद्दे से जुड़ी हुई सरकार को घेरने के लिए धरने पर बैठी। इस दौरान केंद्र सरकार के राज्य मंत्री और बक्सर के भाजपा सांसद अश्विनी चौबे एक दिन का मौन उपवास रखा। इस धरना में बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बिहार भाजपा की ओर से जारी पोस्टर और फिर ट्वीट में बताया गया है कि यह धरना किसानों को न्याय दिलाने के लिए रखा गया। चौसा में किसान परिवार पर पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार, महिलाओं और फिर बच्चों की पिटाई के विरुद्ध और किसानों के उचित मुआवजे राशि के साथ साथ यूरिया खाद बीज को समय पर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। जब पटना के गांधी मैदान एरिया में जेपी गोलंबर पर इस धरने का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एक दिवसीय मौन उपवास पर बैठे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अधिकारियों का मनोबल अपनी चरम सीमा पर है। उन्हें किसी का भी डर भय नहीं रहा। जी हां, खुलेआम घटना को अंजाम दिया जाता है। ताज़ा मामला पटना के फुलवारी शरीफ से सामने आया है, जहां पहले तो एक लड़की के साथ कुछ मनचले छेड़खानी करते हैं। जब लोग उसे बचाने के लिए सामने आए तो फिर दो गुटों में कहासुनी शुरू हो गई। यह मामला इतना बढ़ गया है कि जमकर के गोलीबारी शुरू हुई। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पटना से सटे फुलवारी शरीफ के ईशापुर का है, जहां एक लड़की के साथ छेड़खानी को लेकर के दो गुटों में जमकर के गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया, जिसे पटना एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जी हां, घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ईशापुर मोहल्ले में बुधवार की देर शाम दो गुटों के बीच लड़की के से छेड़खानी को लेकर के कहासुनी शुरू हुई। मामला इतना बढ़ गया कि गोलीबारी शुरू हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 5 बच्चे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल होंगे। जहां उन 5 में से 3 बच्चे किलकारी भवन से हैं। जहां ये वे बच्चे हैं जिनमें भारत के अन्य हिस्सों से 60 बच्चों का चयन किया गया है। ये लोग गणतंत्र दिवस परेड के साथ साथ अगले दिन 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। या फिर ये 28 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इन सब के अलावा उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन भी करनी है, जिसमें कलाकारी के अलावे चित्रकारी भी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार में रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार को जब अवध असम एक्सप्रेस में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तो फिर पुलिस को मिली गुप्त सूचना सही साबित हुई। दरअसल इस ट्रेन में एक महिला यात्री करीब आधा किलो हीरोइन ड्रग लेकर के सफर कर रही थी। अब महिला एसी कोच में सफर कर रही थी ताकि किसी को इसकी भनक नहीं लगे, लेकिन जांच के दौरान उसका पोल खुल गया और वे सलाखों के पीछे से चली गई। मिली जानकारी के अनुसार कटिहार रेल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मापुर नागालैंड से एक लड़की हेरोइन के साथ सफर कर रही है। उस सूचना पर आरपीएफ और फिर जीआरपीएफ ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया, जिस क्रम में बोगी संख्या 2 एसी 3 टायर के बर्थ संख्या 10 पर सफर कर रही एक लड़की के सामान की सघन अभियान चलाया और जांच की। संदेह होने पर महिला सिपाही ने उसके शरीर की भी तलाशी ली, जिस क्रम में कमर में छिपा करके ले जा रहे 243 ग्राम हेरोइन को पुलिस ने बरामद किया है। दोस्तों बात करते हैं कि संस्कृति और प्राचीन ग्रंथों में जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा सिर्फ जीवनदायिनी, पापनशानी और फिर मोक्षदायिनी ही नहीं है, बल्कि रोजगार दायिनी भी है। यह उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गंगा सागर तक गंगा के बेसिन में बसे करोड़ों लोग किसी न किसी रूप से गंगा से सफर कर रहे हैं। भारतीय डाक विभाग गंगा जल की बड़े पैमाने पर बिक्री कर रहा है। यह गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक हजारों हजार लोग बोतल एवं डब्बा में भर करके गंगा जल बेच रहे हैं। लेकिन अब गंगा की मिट्टी भी सोना उगल रही है। यह सोना मतलब लोगों की आर्थिक समृद्धि का स्रोत बन रहा है। बेगूसराय में गंगा से निकला गया मिट्टी 50 रुपये किलो बिक रहा है। यह गंगा के अंदर से निकाला गया गीला बालू मिट्टी 40 रुपये किलो तथा गंगा के बाहर सूखा बालू 25 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि यह खुदरा भाव है या थोक में लेने पर कुछ छूट भी मिल जाता है।
जब बिहार के गंगा घाटों में से प्रमुख सिमरिया में बड़े पैमाने पर गंगा की बालू और मिट्टी की बिक्री हो रही है। यहाँ करीब 100 परिवार इस धंधा में लगे हुए हैं। परिवार के पुरुष सदस्य गंगा से गीली मिट्टी निकालते हैं, उसके बाद अन्य सदस्य करीब 500 ग्राम का गोला बना करके सुखाते हैं और सुखाने के बाद बेचा जाता है। जब सिमरिया में स्नान करने के लिए आने वाले मिथिला, मगध एवं नेपाल के लोगों और फिर समय समय पर छोटे जहाज से आने वाले विदेशी पर्यटक भी इस मिट्टी को अपने घर ले जाते हैं। जब घर में स्थापित होने वाले देवी का पिंडी इसी मिट्टी से बनता है। जब गंगा के क्षेत्र से अत्यधिक दूरी में रहने वाले श्रद्धालु गंगा की मिट्टी को अपने घर में रख कर के पूजा करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोविड महामारी की वजह से 2 सालों तक स्कूल बंद रहे, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे शिक्षा से दूर हो गए। ऐसे में जारी हुई शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में कुछ अच्छी तो फिर कुछ बुरी बातें शामिल हैं। अगर अच्छी बातों की बात करें तो फिर महामारी का स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों की संख्या पर असर नहीं पड़ा है। 2022 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है। हालांकि दुख भरी बात यह है कि कोविड का असर पढ़ाई पर दिखा है, क्योंकि कई राज्यों में बच्चों के सीखने के स्तर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों में देखने को मिला है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में 6 से 14 साल की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में 98% तक का इजाफा हुआ है। स्कूल नहीं जाने वाले लड़कियों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिली है। 11 से 14 साल की उम्र के सिर्फ 2% लड़कियां ही ऐसी है जो स्कूल नहीं जा रही है। हालांकि कोविड महामारी का सीखने के स्तर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। खासतौर पर बेसिक चीज़ों को पढ़ने और फिर मैथ में सबसे बुरा हाल देखने को मिला है। इसको लेकर के पहले से ही अंदेशा जताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर के 2018 तक बच्चों के बीच पढ़ने और फिर बेसिक मैथ की जानकारी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जहाँ तीसरी क्लास के वे स्टूडेंट जो दूसरे क्लास की किताब पढ़ सकते थे, उनका अनुपात 2014 में 23% से बढ़कर के 2018 में 27% हो गया था। मैथ की जानकारी रखने वाले बच्चों की संख्या में भी इस दौरान 25% से बढ़कर के 28% हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों काफ़ी ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग भोजपुरी सॉन्ग को कहीं से भी प्ले करने से झिझकते हैं। ये बात हम नहीं बल्कि भोजपुरी की दिग्गज एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने कही है। जी हाँ, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने कहा है कि वे चाहती है कि भोजपुरी बिहार से बाहर भी पब, डिस्को और पार्टीज में खुल करके बजाया जाए। वे भोजपुरी के दर्शकों को से मांग करेगी कि वे पार्टी में डीजे पर भोजपुरी सॉन्ग की डिमांड ज़रूर करें। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने सॉन्ग को खुल करके गाएंगे और फिर सुनेंगे, साथ ही भोजपुरी भाषा में खुल करके बातें करेंगे, तो फिर चाहे आप किसी कॉरपोरेट इंडस्ट्री में ही क्यों ना हो, निश्चित तौर पर भाषा के प्रति सम्मान बढ़ेगा। बिहार और यूपी से बाहर के लोगों में भी भोजपुरी को लेकर के दिलचस्पी बढ़ेगी। अक्षरा सिंह ने कहा है कि बिहार में अब भोजपुरी सॉन्ग खूब बज रहे हैं, लेकिन अभी भी घर में लोग इसे बजाने से परहेज करते हैं। भोजपुरी में काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग्स भी है जो घर में परिवार के साथ सुने जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को जहां हिंदी और फिर पंजाबी में डीजे पर गाने बज रहे हैं, वहां भोजपुरी के गाने में भी डिमांड करनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज विदेशी पर्यटकों को लेकर के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर आज पहुंच गया। इसको लेकर के नगर परिषद की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। क्रूज के 21 जनवरी को आने का तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अचानक समय सारणी में परिवर्तन करने की जानकारी प्राप्त हुई। गंगा घाट पर साफ सफाई से लेकर के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। बड़े आकार में पंडाल का निर्माण कराया गया। विदेशी पर्यटकों को सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के अलावा कई जगहों पर ले जाने का कार्यक्रम था। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, जहाँ घाट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। विदेशी पर्यटकों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लोग मकर संक्रांति पर भी दही चूरा खाते हैं। या चूरा दही नहीं बल्कि मतलब दही ज्यादा और चूरा कम। क्या कोई सोच सकता है कि 500 लोग मिलकर के 3 मिनट के अंदर 5 क्विंटल दही खा लेंगे? और क्या कोई एक आदमी 3 मिनट के दरमियान 3 किलो 647 ग्राम दही खा सकता है? लेकिन ये सच है। जी हाँ,
इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा दही खाने वाले वरिष्ठ नागरिक वर्ग के हैं। दरअसल मकर संक्रांति पर हर साल पटना डेयरी प्रोडक्ट परिसर में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता होती है। 12वीं दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में ये सब हुआ है। प्रतियोगिता 3 घंटे चली, लेकिन हर वर्ग में किसी को भी 3 मिनट तक ही दही खाना था। कोरोना के कारण 2 साल बंद रही प्रतियोगिता बुधवार को भी शुरू हुई और फिर इसका परिणाम जारी हुआ तो फिर ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जब प्रतियोगिता में शामिल होने वाले भले नहीं चौंके, मगर हमारे आपके लिए ये जरूर आश्चर्यजनक वाली परफॉर्मेंस है। महिलाएं भी 2-2 किलो से ज़्यादा दही खाई है। जब वहीं खा करके इनाम पाने वाली महिला ने भी गजब परफॉर्मेंस किया है। विजेता रही पटना की प्रेमा तिवारी ने, जो 2 किलो 718 ग्राम दही खा लिया। दूसरे और तीसरे स्थान पर भी पटना की महिलाएं रही है। मधु कुमारी ने 2 किलो 14 ग्राम, जबकि नीरू कुमारी ने 1 किलो 966 ग्राम दही खा करके इनाम जीता है। वहीं पर पुरुष वर्ग में पटना जिले के बाढ़ निवासी अजय कुमार ने 3 किलो 420 ग्राम दही खा करके पहला पुरस्कार जीता है। दोस्तों, बात करते हैं कि विपक्षी एकता की मुहिम चलाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेलंगाना में आयोजित केसीआर की रैली में नहीं बुलाया गया था। जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने देश के कई राज्यों के विपक्षी नेताओं को खम्मन में आयोजित रैली में बुलाया गया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित नहीं दिया गया था। वहीं नीतीश कुमार ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि उन्हें ऐसी किसी रैली के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि मुझे केसीआर की रैली के बारे में पता नहीं था, मैं किसी और काम में व्यस्त था। जिन लोगों को उनकी पार्टी में रैली में आमंत्रित किया गया था वे वहां पर गए थे। वहीं पर प्रधानमंत्री बनने के मुद्दे पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने दोहराया है कि पीएम बनने की मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं है, ये पहले बता चुका हूं। हालांकि उनकी ही पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हाल ही में कहा था कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता मौजूद है। दोस्तों, बात करते हैं कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है। जहां सरकार की तरफ से इसको लेकर के आयकर विभाग को आदेश दिया गया है कि किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जिसके बाद अब दरभंगा जिला के मशहूर डॉक्टर दंपति डॉक्टर मृदुल शुक्ला और फिर पत्नी डॉक्टर गुंजन शुक्ला के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई। इनकम टैक्स की टीम द्वारा दंपति के हॉस्पिटल रिसोर्ट्स के अलावा झंझारपुर में स्थित उनके पैतृक आवास पर भी छापेमारी की गई। आपको बता दूं कि दरभंगा के मशहूर डॉक्टर मृदुल शुक्ला दरभंगा के प्रसिद्ध शिशु विशेषज्ञ हैं। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर गुंजन शुक्ला प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर दंपति का दरभंगा के दिग्गी में आईवी शुक्ला सेवा सदन नामक हॉस्पिटल है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से आदमखोर बाघ का खौफ है। जी हाँ, बिहार के सीतामढ़ी में पिछले कुछ दिनों से इस बाघ से लोग दहशत में हैं। जब पिछले 5 दिनों से ये बाघ पूर्णा थाना क्षेत्र में छिपा हुआ है, लेकिन वन विभाग के कर्मियों को इसका कोई भी नया पकवान चिन्ह नहीं मिला है। जब बाघ बेहद चतुराई से लुका छुपी का खेल खेलता जा रहा है, जहाँ उधर ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। बाघ ने अब तक कई जानवरों को अपना निवाला भी बना लिया है। बाघ का आतंक सीतामढ़ी में पिछले 2 हफ्ते से है। ये आदमखोर बाघ छोटे बड़े जंगली जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। जब वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, इस दौरान कर्मियों को रास्ते में जानवरों के मांस के टुकड़े मिल रहे हैं। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि बाघ ने जंगली सुअर को अपना निवाला बनाया और फिर उसी के ये अवशेष हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार लोगों को बिजली का तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। जब फिक्स चार्ज में 2 से ढाई गुना और फिर बिजली दर में 40% वृद्धि की तैयारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया है। बिजली आपूर्ति कंपनियों द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री में देने की मांग की है। इसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान चला करके लोगों को जागरूक भी कर रही है। जब बुधवार को भाकपा पटना जिला परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल विद्युत कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव के खिलाफ बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग से मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बिजली दर में किसी भी तरह की वृद्धि जन विरोधी और फिर राज्य विरोधी कदम होगा। भाकपा पटना जिला परिषद ने पिछले 11 जनवरी को नागरिक कन्वेंशन आयोजित किया गया था, जब पटना के कई स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान चला था। वहीं पर आयोग के सचिव ने बताया है कि हमने कंपनियों को इस संदर्भ में जनता के बीच संदेश देने का निर्देश दिया था, जहां पटना की जन सुनवाई 17 की बजाय 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम उपभोक्ताओं के साथ न्याय के जरिए से काम करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 31 जनवरी से पहले ये राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस बीच तमाम राज्यों में भूलेखों के सत्यापन में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर लाभार्थी सूची से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में ई-KYC लंबित होने की वजह से किसान आगामी किस्त से वंचित रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के 16,47,000 किसानों की ई-KYC बाकी है। इन सभी लोगों को ई-KYC कराने का आग्रह किया जा रहा है। सभी लाभार्थियों से अनुरोध किया जा रहा है कि 28 जनवरी तक ई-KYC करा लें। ऐसा नहीं करने पर किसान 13वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। ई-KYC कराने के लिए किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना ई-KYC करा सकते हैं। वह आधार लिंक मोबाइल नंबर से OTP प्राप्त करके ई-KYC की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। किसान CSC सेंटर पर भी जाकर के ई-KYC की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए किसान को 15 रुपये का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि OCSEA के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, खास करके कोरोना काल के दौरान, जहां समाज में इस तरह के अपराधों का विस्तार धीरे धीरे गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। जहां इस जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी इंटरनेट का बढ़ चढ़ करके इस्तेमाल करने लगे हैं। जहां बच्चे की इंटरनेट एक्टिविटी बढ़ने से नया खतरा भी सामने आया है। अपराध को अंजाम देने की नीयत से अपराधी भी इंटरनेट पर सक्रिय रहने लगे हैं। जब बच्चों को इस तरह के अपराधियों से कैसे बचाया जाए, इस पर हाल ही में एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है। जब बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले NGO चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी कि CRY और पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि CNLU ने संयुक्त रूप से इस मामले पर रिसर्च किया है। ये रिसर्च पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है, जिसका शीर्षक है पॉक्सो एंड बियॉन्ड। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की कोशिश में जुटा RJD नागालैंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। RJD सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने अपने नागालैंड के प्रदेश संगठन से संभावित उम्मीदवारों की सूची मांगी है। वहां 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। जहां कुछ दिन पहले ही नागालैंड से RJD के प्रदेश संगठन का एक शिष्टमंडल बिहार आया था और राजधानी पटना में डिप्टी CM तेजस्वी यादव से मिला था। तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात के दौरान ये सहमति बनी थी कि नागालैंड और फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाएगा। पार्टी नागालैंड में अपनी मजबूती को दिखाते हुए चुनाव लड़ेगी। यह भी तय हुआ था कि मकर संक्रांति के बाद पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल नागालैंड का दौरा करेगा और फिर वहां पर उन सीटों को देखेगा जहां पार्टी की जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। नागालैंड विधानसभा में RJD के पहले भी 4 विधायक रह चुके हैं। आपको बता दो कि नागालैंड में 17 फरवरी को मतदान होगा। जहां 18 जनवरी को ही भारत निर्वाचन आयोग ने नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इसके तहत त्रिपुरा में 16 फरवरी जबकि नागालैंड और फिर मेघालय में 27 फरवरी को मतदान कराने की घोषणा की गई। जहां तीनों ही राज्यों में हुए मतदान की गणना 2 मार्च को होगी। इन तीनों राज्यों की विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल यानी कि 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।